So आज का लेक्चर इज अबाउट एंगल्स राइट एंड नथिंग एल्स। क्योंकि टिग्नोमेट्री में जैसे लास्ट क्लास में अपन ने जब लास्ट में जब मैं तुम्हें बेसिक सिखा रहा था क्लास 10th के, तो अपन ने थोड़ा बहुत टिग्नोमेट्री देखा था राइट, थोड़ा बहुत अपन ने वहाँ पे बात की थी। ठीक है, अभी तक कैसा है ना, 10th तक जब अपन एंगल्स की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में एंगल्स आता है 0, 30, 45, 60, 90 राइट। हद मारा तो हम कुछ ऑब्वियस एंगल सोच पाते हैं कि अच्छा 180 भी होता होगा, 270 भी होता होगा। ठीक है, अभी अगर मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछूं, व्हाट इज द मैक्सिमम एंगल पॉसिबल, क्या आंसर होगा? बड़े से 360 देखा ना, 360 नहीं सर, इनफाइनाइट हो सकता है। इनफाइनाइट हो सकता है ना, वो 10 तक अपन पढ़ते तो अपने दिमाग में रहता है 360 360, बट एंगल्स एक्चुअली में इनफाइनाइट तक हो सकता है। मतलब इनफाइनाइट जितना बड़ा एंगल भी हो सकता है और माइनस इनफाइनाइट जितना छोटा एंगल भी हो सकता है। एंगल्स नेगेटिव भी हो सकते हैं। अभी तक देखो तुमने एंगल पॉजिटिव भी देखे होंगे, हमेशा देखे नेगेटिव एंगल कभी? नहीं सर। किसी को नेगेटिव एंगल के बारे में नहीं सर, नहीं। अच्छा, प्रोटेक्टर देखा है ना, डी हाँ हाँ है ना, उस पे कभी नेगेटिव एंगल देखा है लिखा हुआ? हाँ। उस पे लिखा हुआ रहता है नेगेटिव एंगल। मतलब जब मैं स्कूल में था तब तो होता था, अब तुम लोग स्कूल में तो पता नहीं, लेकिन प्रोटेक्टर के ऊपर पॉजिटिव एंगल भी होता है, नेगेटिव एंगल भी होता है राइट। सो आज अपन वही सब बात करेंगे, बिकॉज ट्रिग्नोमेट्री में जाने से पहले हमें ये समझ में आना चाहिए किस किस टाइप के एंगल्स होते हैं राइट। रियलिटी में हर टाइप का एंगल होता है, पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है राइट। बहुत बड़ा एंगल भी कर सकते हो, बहुत छोटा एंगल मतलब नेगेटिव में बहुत बड़ा कर दो राइट, माइनस इनफाइनाइट। सो इस तरह के एंगल्स हो सकते हैं, तो ये क्लैरिटी अपन को आनी चाहिए। तो उस क्लैरिटी पे ही आज का अपना ये लेक्चर, ये वर्कशॉप, ये क्लास, ये सेशन, व्हाटएवर यू कॉल इट है। सो मैं तुम्हारा स्पीकर मिस्टर आशीष जलानी, आज मैं तुम्हें तुम्हारे एंगल्स के बारे में बताऊंगा राइट। सो जुड़े रहे मेरे साथ। सो लेट्स स्टार्ट एंगल एंड इट्स मेजरमेंट्स। अभी देखो बच्चा पार्टी, एंगल की जब अपन बात करते हैं, एंगल क्या होता है? दो इसके बीच में एक एंगल बनता है ना। ये अपन ने क्लास 6ठी 7वीं में कभी तो सीखा होगा। एंगल होता है दो रेज के बीच में, इसको अपन एंगल बोलते हैं, है ना। ठीक है, इसका मतलब दिस इज द ओरिजिन, जहां से आपकी दोनों रेज स्टार्ट होती है। ये दो आर्म्स कहलाती हैं एंगल की। अब देखो, अगर मेरा एक रे ऐसा है और दूसरा भी ऐसा है, तो अभी एंगल कितना बन रहा है इन दोनों के बीच में? 0 डिग्रीज, है ना। दोनों के बीच में एंगल कितना है? 0 है। अब देखो, बड़े वाले को मैं फिक्स रखता हूँ, छोटे वाले को मैं घुमाता जाता हूँ। अब जैसे जैसे आप घुमाते जाओगे आपका ये वैल्यू बढ़ता जाएगा ना। तो अभी 0 था, अभी कितना हो जाएगा? मान लो 10 हो गया, अभी 20 हो जाएगा। अगर मैं इसको एकदम ऊपर ले जाऊं तो ये एंगल कितना हो जाएगा पूरा? कितना होता है? 90 90। और 90 को अपन बोलते क्या? राइट एंगल। राइट एंगल। ठीक है, राइट एंगल कितना हो जाता है? 90 डिग्रीज। अभी मैं इसको और घुमाता रहता हूँ, अब मेरा एंगल क्या हो जाएगा? 90 से बड़ा हो जाएगा। 90 से बड़े एंगल को अपन क्या बोलते हैं? ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल। ये 90 से बड़ा होता है और मैक्सिमम कहाँ तक जाता है? 180 तक, है ना। जब ये दूसरा वाला रे आपका इधर हो जाएगा, मतलब एक रे इधर जा रहा है, एक रे इधर जा रहा है, तो ये अपने पास एक स्ट्रेट लाइन बन गया। तो ये पूरा का पूरा ये एंगल कहलाता है 180। ठीक है, जिसको अपन लीनियर पेयर ऑफ एंगल भी बोलते हैं। लीनियर पेयर ऑफ एंगल, ये बनता है 180। या फिर स्ट्रेट लाइन बोल दो, स्ट्रेट एंगल भी कुछ लोग बोलते हैं कि स्ट्रेट एंगल जो होगा उसको अपन 180 बोलेंगे। अब देखो, अब अगर मैं इस पिंक वाली लाइन को इधर लेके जाऊं तो अब मेरा एंगल कितना हो जाएगा? देखो, ये वाला एंगल 180 से बड़ा रहेगा, है ना। और ये एकदम नीचे वाला, ये पूरा कितना होता है? 360। ये 270 होता है ना यहाँ तक। हाँ हाँ 90, 290, 390, 390 हुआ ना। हाँ तो हाँ इतना 270 तक रहेगा। इसके आगे लेके जाओगे यहाँ पे एंगल को तो 270 से बड़ा हो जाएगा, 300 पहुंच जाएगा। और एग्जैक्टली यहाँ पे ले आओगे तो कितना हो जाएगा? 360। ठीक है, और 360 डिग्रीज लॉजिकली अब सोच के देखो, 360 और 0 दोनों एंगल तो सेम ही है ना।
पहले मैंने ब्लू वाला इधर लिया था, मैंने क्या बोला था 0 डिग्री, अभी मैं उसको घुमा के लेके आया तो कितना बोल रहा हूँ 360, एक बार और घुमा के ले आऊंगा तो कितना हो जाएगा 720, लेकिन रहेगा तो 0 डिग्री ना, है तो 0 डिग्री। बस वही है, घर में राहुल बाहर चिंटू, अलग अलग नाम हो रहे हैं, बच्चा सेम ही है ना। तो एंगल अपना 0 डिग्री रहा, 360 भी घूम के आ जाओगे तो कितना हो जाएगा 0 डिग्री बन जाएगा ना वो एंगल पूरा का पूरा ना। इसमें तुमने क्लास 7 से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं सारी की सारी कहानी आज एंगल्स की। इसमें तुमने पढ़ा था कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स और सप्लीमेंट्री एंगल्स, है ना, बिकॉज कभी कभी काम आ जाता है। 11 में अपन क्वेश्चन कर रहे होते हैं, वो बोल देता है दीज टू एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री, तो स्ट्राइक ही नहीं करता है क्या। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कौन होते हैं? अगर दो एंगल्स का सम 90 डिग्रीज हो जाएगा तो अपन क्या बोलेंगे, दे आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, विच मीन्स ए इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी, ए इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी, और अदरवाइज, अदरवाइज का मतलब उल्टा भी बोल सकते हो, बी इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। तो अगर कभी दो एंगल्स का सम 90 हो जाए तो अपन उन दोनों एंगल्स को बोलते क्या है, ये दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं। ए का कॉम्प्लीमेंट बी है, बी का कॉम्प्लीमेंट ए है। सो अगर कोई तुमसे बोले 30 डिग्रीज और बोले फाइंड इट्स कॉम्प्लीमेंट, सो 30 का कॉम्प्लीमेंट कितना हो जाएगा 60, दोनों का सम कितना होना चाहिए 90, है ना। 45 का कॉम्प्लीमेंट कितना हो जाएगा 45, 60 का कॉम्प्लीमेंट कितना हो जाएगा 30, 10 डिग्रीज का कॉम्प्लीमेंट कितना हो जाएगा 80 डिग्रीज। तो अगर किसी भी एंगल का आपको कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा 90 माइनस दैट एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होता है, जब दोनों दो एंगल्स का सम 180 डिग्रीज हो जाए। अगर 90 होगा तो अपन कॉम्प्लीमेंट्री बोलते हैं, और उन दोनों का सम अगर 180 हो जाए तो अपन सप्लीमेंट्री एंगल्स बोलते हैं। सो ए विल बी नोन एज supplement of A. Sorry, A will be known as supplement of B, or otherwise B will be known as supplement of A. So एक दूसरे के supplement है, इसलिए ना स्पाउस अपन बोलते हैं। स्पाउस क्या होता है, हस्बैंड का स्पाउस वाइफ, वाइफ का स्पाउस हस्बैंड, दोनों एक दूसरे के स्पाउस है। वैसे ही ए का सप्लीमेंट बी है और बी का सप्लीमेंट ए है, ए का कॉम्प्लीमेंट बी है और बी का कॉम्प्लीमेंट ए है, अगर ए प्लस बी का सम 90 हो रहा है तो, और अगर ए प्लस बी का सम 180 हो रहा है तो एक दूसरे के सप्लीमेंट है। सो अगर मैं 30 डिग्रीज बोलूंगा और बोलूंगा फाइंड इट सप्लीमेंट, तो अपना आंसर कितना हो जाएगा 150। मैं अगर 40 डिग्रीज बोलूंगा फाइंड इट सप्लीमेंट तो 140 डिग्रीज। मैं 120 बोलूंगा और बोलूंगा फाइंड इट सप्लीमेंट तो 60 डिग्री। दोनों एंगल का सम कितना होना चाहिए 180 डिग्रीज होना चाहिए। देखो यहाँ तक तो मेरे ख्याल से किसी को कोई डाउट नहीं रहा होगा, है ना। चलो, सो अभी एंगल्स का मेजरमेंट देखते हैं। अब देखो एंगल्स को जब आप मेजर करते हो ना, अब समझो, मान लो ये अपने पास कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ये अपना एक्स एक्सिस है, ये अपना वाई एक्सिस है, ये अपना ओरिजिन, ठीक है। अभी मैंने एक रे बनाया, ठीक है, ऐसा। तो अगर इस रे का तुम एंगल कितना बोलोगे 45 डिग्री, फॉर एग्जाम्पल, है ना, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से 45 डिग्री। अब देखो दो तरह की चीजें होती हैं मैथ्स में, एक होता है क्लॉकवाइज, एक होता है एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज मतलब नाम से समझ लो घड़ी के जैसा, एंटी क्लॉकवाइज मतलब घड़ी का उल्टा, राइट। सो घड़ी के जैसा मतलब घड़ी कैसे घूमती है, देखो 12 3 6 9, है ना। सो घड़ी जैसे घूमती है वैसे आप घुमाओगे तो आप क्या बोलोगे, इट इज क्लॉकवाइज। और अगर उल्टा घुमाओगे मतलब 3 से 12, 12 से 9, 9 से 6, है ना, उल्टा घुमाओगे तो इसको अपन बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। अगर आप घड़ी की जैसे घूम रहे हो तो आप बोलते हैं मैं क्लॉकवाइज घूम रहा हूँ। अब उल्टा घूमोगे तो आप क्या बोलोगे, मैं एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा हूँ। तो एंगल्स को जब आप मेजर करते हो तो क्या बोला गया, एंगल्स के लिए एक रूल बनाया गया कि जब भी आप एंगल को क्लॉकवाइज मेजर करोगे तो आप एंगल को नेगेटिव बोलोगे, और जब भी एंटी क्लॉकवाइज मेजर करोगे तो एंगल को पॉजिटिव बोलोगे। ये ध्यान में रखो। क्या रूल बनाया कि जब भी आप एंगल को मेजर करोगे, है ना, और अगर आप क्लॉकवाइज मेजर कर रहे हो एंगल को, मैं समझा तो क्लॉकवाइज मेजर करने का मतलब क्या हुआ,
क्लॉकवाइज मेजर करोगे तो आप नेगेटिव बोलोगे, और एंटी क्लॉकवाइज मेजर करोगे तो आप एंगल को पॉजिटिव मार्क करोगे। तो इसका मतलब क्या है? अभी देखो, अपन ने ये वाला एंगल बनाया, कोई भी एंगल ले लो, है ना, ये मैंने एक एंगल बना दिया, ठीक है। अब देखो प्रोटेक्टर जब होता है, सो प्रोटेक्टर का नीचे एक लाइन होती थी, बेस, याद है, डी के नीचे एक लाइन होती थी, वो लाइन मुझे अपने एक आर्म के ऊपर रखनी पड़ेगी, ठीक है। सो अगर मैंने इसको बेस बनाया, सोच के देखो, मैं तो एंगल मेजर कर रहा हूँ ना, मैंने इसको बेस बनाया तो इस एंगल को आप ऐसे मेजर करोगे, है ना, समझ रहे हो? अगर मेरा नीचे वाला आर्म बेस है, तो अगर मैं एंगल मेजर करूंगा तो मैं क्या बोलूंगा, मैं यहाँ से ऐसे जा रहा हूँ। अब सोच के देखो, मैं क्लॉकवाइज घूम रहा हूँ कि एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा हूँ? मैं एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा हूँ, है ना। देखो ये वाला जाना एंटी क्लॉकवाइज कहलाता है ना, मैं ऊपर जा रहा हूँ ऐसे। सो ये मेरा आंसर थीटा होगा, अगर मैं इसको ऐसे मेजर कर रहा हूँ। अब इसी एंगल को अगर आप क्लॉकवाइज मेजर करोगे, इसको बेस बना लोगे, मान लो तुमने बोला कि नहीं मैं तो इसको बेस बनाऊंगा, अपन हमेशा इसी को बेस बनाते हैं, लेकिन अगर इसको बेस बनाया तो अब मैं क्या करूंगा, देखो एंगल को मेजर करूंगा तो मुझे ऐसे मेजर करना पड़ेगा एंगल को। तो अभी मैं आंसर क्या बोलूंगा, माइनस, माइनस थीटा। एंगल वही रहेगा 45 डिग्रीज, लेकिन अगर एंटी क्लॉकवाइज मेजर करोगे तो तुम बोलोगे +45, क्लॉकवाइज मेजर करोगे तो तुम बोलोगे उसको -45। दैट इज व्हाई एंगल्स आर नेगेटिव एंड पॉजिटिव, है ना। अभी समझाता हूँ तुम्हें, देखो अभी तुम्हें क्लियर होगा और बेटर तरीके से। ये देखो, ये एंगल कितना है, 45, क्यों? क्योंकि तुमने इसको मेजर कैसे किया है, एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे। अब देखो तुमने अपना रेफरेंस क्या लिया, अपन ने अपना रेफरेंस लिया है एक्स एक्सिस, है ना, अपन हमेशा रेफरेंस एक्स ही रखते हैं। अब एक्स से तुमने इस एंगल को मेजर किया तो तुमने क्या बोला है, ये एंगल कितना है, 45 डिग्री, क्यों? क्योंकि मैं एंटी क्लॉकवाइज जा रहा हूँ। इस एंगल को अपन कितना बोलते हैं, 90 डिग्रीज, क्यों? क्योंकि देखो मैं एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा हूँ। अब देखो सेम इसी एंगल को मैं एक्स से ऐसे भी तो कर सकता था। अपन एंगल कैसे मेजर करते हैं, बेस से घूमते हैं, आर्म पे जब तक नहीं पहुंचते। अब ऐसे भी आओगे, अब ऐसे आओगे तो आप कितना बोलोगे इसको, ये मेरा माइनस का 315 डिग्रीज हो जाएगा। ये देखो, ये समझ में आया कि नहीं आया, ऐसे 45 और ऐसे में ये एंगल कितना हो गया, माइनस का 130। हाँ सब तो 360 होगा ना। देखो थोड़ा अजीब लगा होगा, मैं भी एक बार और समझाता हूँ। छोटा एंगल लेता हूँ, अभी मैंने एंगल लिया इस क्वाड्रेंट में, ठीक है। इस एंगल की वैल्यू कितनी बताओगे अब तुम, ये एंगल ऐसे मेजर करते हैं ना अपन। अभी देखो यहाँ पे अपन ने जब छोटा वाला एंगल लिया था, अपन एंगल को हमेशा ऐसे ही मेजर कर रहे थे। तो इसका वैल्यू मान लो, ये एंगल ये कितना है, ये मान लो 15 डिग्रीज है, तो ये पूरा कितना हो जाएगा, देखो 90, 90, 180, 270, 270 प्लस 15, 270 प्लस 15 कितना हो गया, 285 डिग्रीज। तो अब तुम इस एंगल को कितना बोलोगे, ये 285 डिग्रीज एंगल बना रहा है। मैं यहाँ से ऐसे भी तो आ सकता था ना, आने का तरीका तो ऐसा भी है। अब देखो अगर मैं ऐसे आ जाऊंगा तो ये मेरा एंगल कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। होगा कितना, पूरा एंगल कितना होता है, 360 होता है ना पूरा, तो 285 यहाँ आ गया, तो यहाँ कितना बचा होगा, 360 माइनस 85, 360 माइनस 285, सॉरी 285 करो, कितना हो जाएगा, 75। तो ये एंगल कितना होगा, माइनस का 75 डिग्री। सो अगर कोई तुमसे बोलेगा माइनस का 75, तो मैं एक्स से क्लॉकवाइज घूमूंगा, माइनस का 75, प्लस का 75 मैं ऊपर घूमूंगा। अब यहाँ पे देखते जाओ और बताना कुछ अगर नहीं समझ में आ रहा तो। मैंने एक्सेस बना दिया, ठीक है। अब कोई भी एंगल लेते जाओ, जैसे किसी ने मुझे बोला प्लॉट करो माइनस का 30, सॉरी प्लस का 30, सो प्लस का 30 बनाऊंगा तो ये मेरा प्लस का 30, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये एंगल 30 होगा, प्लस का 30। अब मान लो किसी ने बोला नहीं मेरे को बनाओ माइनस का 20, माइनस का 20 कहाँ बनाओगे तुम, यहाँ, और बोलोगे ये एंगल माइनस का 20, है ना। माइनस का 20 मतलब क्लॉकवाइज जाऊंगा, प्लस का 20 बोलता तो तुम ऊपर बनाते, है ना। माइनस का 90, माइनस का 90 कौन सा होगा, माइनस का 90, ये है माइनस का 90, है ना। माइनस का 110, माइनस का 110 वुड बी समवेयर ओवर हियर, दिस एंगल इज माइनस का 110,
प्लस का 110, ये एंगल कहाँ होगा? प्लस का 110, ये होगा। ठीक है, कुछ नहीं करना। एंगल अगर पॉजिटिव है तो एंटी क्लॉकवाइज में मूव करो, एंगल नेगेटिव है तो उल्टा मूव करो, बस, और कुछ फर्क नहीं पड़ता। सो नेगेटिव और पॉजिटिव एंगल देखो, अभी तुम्हारा ये एंगल कितना है? यहाँ से यहाँ तक माइनस का 110, यहाँ से यहाँ तक का कितना होगा? टोटल सम तो 360 होना चाहिए ना। सो 110 यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे कितना आया होगा? 250 आया होगा। सो अब लॉजिकली देखो, 250 डिग्रीज और माइनस का 110 डिग्रीज, दोनों सेम एंगल ही बता रहे हैं, रे तो सेम ही है ना मेरी। अगर मैं ऐसा बोलूं कि यार एक्स एक्सिस से तुम लोग 250 डिग्रीज घूम जाओ और फिर आगे चलना, और दूसरा बच्चा माइनस 110 डिग्रीज घूम जाए फिर आगे चले, दोनों बच्चे सेम डायरेक्शन में जा रहे होंगे ना। बिकॉज अगर तुम माइनस 110 बोलोगे तो क्या बोलोगे? क्लॉकवाइज 110 डिग्री, यहाँ पहुंचोगे ये 90, ये 110। और अगर एंटी क्लॉकवाइज 250 लेके आओगे तो 90, 180, 180 प्लस 70 यहाँ पे आ रहा होगा। देखो अभी आया समझ में? सो नेगेटिव एंगल्स भी पॉसिबल होता है तब जब आप क्लॉकवाइज एंगल को मेजर करना स्टार्ट कर दो। तो हमारी आदत रहती है हम हमेशा एंटी क्लॉकवाइज मेजर करते हैं, है ना। बट जहां तक 11 की बात है ना, कभी कभी एंगल ना वो नेगेटिव लिख देगा, बोलेगा -30 डिग्रीज, है ना। तो -30 का मतलब क्या हो जाएगा? नीचे 30 ये वाला रे, +30 ऊपर वाला 30, है ना। प्लस का 90 ऊपर वाला 90, माइनस का 90 ये वाला 90। अभी गौर से देखो, प्लस का 180 और माइनस का 180 दोनों सेम डायरेक्शन है। प्लस का 180 ये रहा, माइनस का 180 ये रहा, दोनों सेम ही जा रहे होंगे। आया? अभी देखो किसी बच्चे को डाउट है क्या पॉजिटिव एंगल और नेगेटिव एंगल में? नहीं सर, नो डाउट। ठीक है, अभी मैं तुम्हें एंगल बोलूंगा, तुम मुझे सिर्फ ये बताओ कौन से क्वाड्रेंट में है। क्वाड्रेंट सबको पता है ना, इसको अपन फर्स्ट बोलते हैं, इसको अपन सेकंड, हाँ सर, थर्ड बोलते हैं, इसको अपन। पता है। चलो फटाफट। तो सबसे पहले बच्चों वाला क्वेश्चन एकदम, 75 डिग्रीज कौन से क्वाड्रेंट में है? फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट, बढ़िया। -75, सेकंड, -75, फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ, राइट। 120 डिग्रीज, सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड, माइनस का 285, सोच के बोलना थोड़ा बेटर है। माइनस थर्ड, थर्ड, फर्स्ट, थर्ड। माइनस का 285, अरे हाँ, देखो 90, 180, 270, 285, फर्स्ट में आ गया तो घूम के, है ना। माइनस का 285 डिग्रीज कहाँ पर है? ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में बैठा है। चलो प्लस का 265, प्लस का 265, फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट, प्लस का 265, नाइनटी, 180, ये 270 होता है ना, तो यही रह जाएगा। थर्ड क्वाड्रेंट होगा ना 265। यस सर, थर्ड क्वाड्रेंट। चलो यहाँ तक समझ में आया ना। फिर एक इंटरेस्टिंग सा दूं, 400 डिग्रीज, 400 फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, है ना, क्योंकि चक्कर खा के घूम के वापस आ गए तुम, है ना। ये तुम्हारा 360 और फिर 40 और आगे जाना है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट। जी जी ढूंढो, चलो तुम थोड़ा और बढ़ा लेते हैं। 570, अभी देखो 570 डिग्रीज घूमना है। किसको चक्कर आया तो मेरे को बोलना। 570 डिग्रीज, 570 डिग्रीज घूमना है। चलो घूमना शुरू करते हैं। 90, एक सर्कल तो अब तो मालूम चल गया 360 का होगा एक सर्कल। 570 में तो और आगे जाना है, 90 और आगे जाते हैं। 360 प्लस 90 कितना हो जाएगा? 9 का टेबल याद रखो। 360 प्लस 90 450, 450 प्लस 90 540, 540। अब कितना आगे जाना है? 30 आगे और जाना है। यहाँ पे ये एंगल, एक चक्कर, फिर आधा चक्कर, और फिर यहाँ पे बैठा है। कौन से क्वाड्रेंट में हो गया?
थर्ड क्वाड्रेंट में। अब देखो 570 की जगह अपन इसको कितना बोल सकते थे, 180 प्लस 30, 2110 भी बोल सकते थे। 2110 भी सेम एंगल निकालेगा ना। आरए पकड़ में जी कहाँ था, 570। चलो पॉजिटिव में लास्ट एग्जांपल ले रहा हूँ, फिर मैं नेगेटिव में लूंगा। 1000 डिग्रीज, कौन सा क्वाड्रेंट है, 1000 डिग्रीज। फटाफट से चक्कर घुमाओ, देखो 1000 डिग्रीज कहाँ पहुंच जाएगा। सेकंड। कौन सा, 1000 डिग्री घुमाते हैं, 90 80, एक सर्कल, फोर्थ। दो सर्कल 720, तीन सर्कल कर दोगे तो 1080 हो जाएगा, राइट। सो 1080 मतलब तीन सर्कल होगा, 80 कम कर दो तो यहाँ पे रहेगा। बिल्कुल सही बात है, फोर्थ जिसने भी बोला। 1000 डिग्री लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। आया समझ में। अभी देखो अपन कैसा घूम रहे थे, एंटी क्लॉकवाइज। क्यों, क्योंकि मैं एंगल्स हमेशा तुम्हें पॉजिटिव दे रहा था, एक दो एग्जांपल को छोड़ के। अब अपन नेगेटिव एंगल्स ढूंढते हैं, ठीक है। सो माइनस का 100 डिग्रीज, माइनस का 100 डिग्रीज। अब तुम्हें क्लॉकवाइज घूमना है बस। अब ऊपर थर्ड। थर्ड, बिल्कुल। माइनस का 450 डिग्रीज, थर्ड। नहीं, एलओसी पे आ गया, फोर्थ। एलओसी पे आ गया ना, Fourth. फोर्थ में, नाइन्थ में ना, पाकिस्तान में है ना। 450 कहाँ हो जाएगा, ये देखो ये हो जाएगा माइनस का, माइनस वन। और फोर्थ माइनस होगा। नेगेटिव वाई एक्सिस पर है ना। सो अपनी एक्सिस तो ना तो फर्स्ट में आती है, ना सेकंड में, ना थर्ड में, ना फोर्थ में। एक्सिस तो अपने बॉर्डर्स होते हैं ना। तो माइनस का 450 कहाँ पे आ रहा है, नेगेटिव वाई एक्सिस पे। वन लास्ट एग्जांपल, माइनस का 1200 डिग्रीज, घुमाओ देखो कहाँ पहुंच रही है। So one circle is 360, 720, 1080, 1080 plus 90 कितना हो जाएगा, 1080 plus 90 is 1170 plus 30। कौन सा कोऑर्डिनेट है, थर्ड। देखो आया ना समझ में। बस इतना सा ध्यान रखना, ऊपर एंटी क्लॉक में जाओगे तो एंगल को पॉजिटिव बोलना, नीचे जाओगे तो एंगल्स को। हाँ यहाँ तक सबको समझ में आया ना, कैसे अपन नेगेटिव एंगल, हाँ अपन कहाँ तक 50,000 1200 तक लेके, हाँ सर। आप लेके जाने को तो तुम 10,000 लाख डिग्री तक भी लेके चले जाओ, लेकिन एज अ ह्यूमन अपन उतने चक्कर नहीं काट पाएंगे फिर, ठीक है। बट लेके तो अपन कहीं भी जा सकते हैं। सो अभी समझ में आया ना पॉजिटिव एंगल्स और नेगेटिव एंगल्स क्या होते हैं। अब आती है दूसरी चीज, इनको मेजर कैसे करते हैं, ठीक है। अब जैसे देखो अपन वेट की बात करते हैं, वेट अपन किलोग्राम्स में भी करते हैं, पाउंड्स में भी करते हैं, ग्राम्स में भी करते हैं। सो अलग अलग यूनिट्स होती हैं। सिमिलरली एंगल को मेजर करने के लिए एक यूनिट तुमने पढ़ा विच इज डिग्रीज, राइट। दूसरा अपन आज सीखेंगे विच इज रेडियंस। सो एंगल्स को अपन रेडियंस में भी मेजर करते हैं। एंड सर रेडियंस का सिंबल क्या होता है? बता रहा हूँ। तो अपन जब आगे अभी रेडियंस को पढ़ेंगे और रेडियंस में जाएंगे, राइट। तो एज अ साइंस स्टूडेंट जितना भी आप एंगल्स में कैलकुलेशंस करते हो, राइट, जितना भी आप एंगल्स को मेजरमेंट करते हो, आप हमेशा रेडियंस में ही करते हो, डिग्रीज में नहीं करते। डिग्रीज अपने पास सिर्फ 10 तक ही रहता है, 11 12 में आके सब कहानी रेडियन में बदल जाती है। ऑब्वियसली डिग्री में भी एंगल्स होंगे कुछ ना कुछ, बट 99% ऑफ द केसेस तुम अपना आंसर जो लिखोगे वो हमेशा रेडियंस में लिखोगे, राइट ना। रेडियंस को अपन पहले रेडियंस समझ लेते हैं, रेडियंस होता क्या है, ठीक है। या पहले अपन समझने के लिए अपन को सर्कल्स करना पड़ेगा। पहले अपन रेडियंस को कन्वर्जन देखते हैं और फिर बाद में अपन समझेंगे। सो अभी क्या था, कन्वर्जन होना चाहिए, जैसे किलोग्राम से ग्राम्स में कन्वर्ट करना, तो अपने पास एक रिलेशन होता था। वैसे ही रेडियंस क्या होता है, पाई रेडियंस। पाई सबने पढ़ा होगा ना, राइट। पाई का वैल्यू कितना होता है,
22/7 और 3.14, 3.14. सॉरी 3.14। 3.14। तो अभी मुझे बता, पाई रैशनल होता है कि रैशनल होता है? सर Irrational. पाई मैंने बताया था, पाई इज अ इरेशनल नंबर है ना, और 22/7 इज रैशनल। जो लोग नहीं थे उन लोगों के लिए बता देता हूँ, याद रखना। फिर बहुत बार क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ लेते हैं, कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में। पाई इज अ इरेशनल एंड 22/7 इज अ रैशनल। ठीक है, पाई इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 22/7, right? Pi is not exactly equal to 22/7. Pi is approximately equal to, बट अपन हमेशा पाई को 22/7 ही लिखते हैं, बहुत ही माइन्यूट डिफरेंस होता है दोनों में। सो आप पाई की जगह 22/7 लिख सकते हो। सो पाई रेडियंस की वैल्यू किसके बराबर होती है? पाई रेडियंस इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। पाई रेडियंस इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। अच्छा, इसने सिंबल पूछा था मुझसे। रेडियंस को तुम RAD लिख सकते हो या फिर ऊपर C लगा सकते हो। ठीक है, नॉर्मली C लगा हुआ रहता है। ठीक है, या फिर आप रेडियंस ऐसे लिखते हो, जैसे मैंने लिखा पाई रेडियंस, राइट है। जैसे बोल किलोग्राम्स, तो किलोग्राम में कोई सिंबल नहीं है ना, बस किलोग्राम्स वैसे ही। अब देखो, पाई रेडियंस इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। इसका मतलब 1 रेडियन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 रेडियन कितना हो जाएगा? पाई से डिवाइड करा दो। सो 180 बाय पाई डिग्रीज। या फिर 1 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1 डिग्री तो 180 से डिवाइड करा दो। सो 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 180 रेडियंस। ये कन्वर्जन अपन याद रखते हैं, राइट? ये वाला याद रख लो या फिर ये वाला याद रख लो, बात तो एक है, मैंने से डिवाइड करा रखा है। सो मैं नॉर्मली ये वाला याद रखता हूँ, राइट, कि पाई रेडियंस इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। इट्स इजी टू रिमेंबर, पाई रेडियंस 180 डिग्रीज। ठीक है, सो अभी अगर मुझे डिग्रीज को रेडियंस में कन्वर्ट करना होगा तो 1 डिग्री कितना हो जाएगा? पाई बाय 180, है ना। तो जितना भी डिग्रीज होगा, मान लो मैं कहता हूँ 10 डिग्रीज को रेडियंस में बताओ, सो 10 डिग्रीज कितना हो जाएगा? पाई बाय 180 इंटू 10, विच इज पाई बाय 18 डिग्रीज, 18 रेडियंस। आया समझ में? सो रेडियंस को अपन डिग्रीज में कन्वर्ट कैसे करते हैं? 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 180 रेडियंस, और पाई रेडियंस इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। अब जैसे कुछ कुछ डिग्रीज को अपन रेडियंस में कन्वर्ट कराते हैं, मैं बॉक्स इसलिए बना रहा हूँ बस अपन को याद भी करने पड़ते हैं यहाँ पे। ठीक है, डिग्रीज रेडियंस। अभी देखो 0 डिग्रीज और अपना रिलेशन क्या है? पाई रेडियंस। या इसको डिग्री वाले की फॉर्म में लिख लेते हैं, बिकॉज मैं डिग्री कन्वर्ट करा रहा हूँ ना अपनी। सो 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 180 रेडियंस। यहाँ पे फॉर्मूला लिख देता ताकि तुम्हें इजी रहेगा। अभी देखो 0 डिग्री रेडियंस में कितना हो जाएगा? 0 डिग्री इज इक्वल टू दिस इंटू 0, 0 रेडियंस, है ना। तो 0 डिग्रीज बोलो या 0 रेडियंस बोलो, सेम एंगल की आप बात कर रहे हो। अगला कौन सा प्यारा एंगल होता है? 30 डिग्रीज। 30 डिग्रीज कितना हो जाएगा? देखो 30 डिग्रीज कन्वर्ट करो उसको, 30 इंटू पाई बाय 180, ऐसे करोगे ना रेडियंस में। तो 0 से 0 गया, 3 से गया 6, कितना आ गया? पाई बाय 6। सो 30 डिग्रीज को अपन रेडियंस में कितना बोलेंगे? पाई बाय 6, है ना। पाई कितना होता है? 180। सो 180 बाय 6 कितना होगा? 30 डिग्रीज। सो 30 डिग्रीज रेडियंस में कितना आया अपने पास? पाई बाय 6। फटाफट से मुझे बताओ 45 डिग्रीज कितना आ रहा होगा? 45 डिग्रीज, 45 डिग्रीज को रेडियंस में कन्वर्ट कराना है। सो अपन क्या करेंगे? 45 इंटू पाई बाय 180, है ना। 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 180 रेडियंस। सो 45 डिग्रीज इज 45 इंटू पाई बाय 180। सिंप्लीफाई करो फटाफट से, कितना बनेगा देखो।
दोनों 9 की टेबल में आते हैं, फटाफट से काट दो। अगर 45 का टेबल आता है तो बहुत ही बढ़िया, अदरवाइज 9 के टेबल में आते हैं दोनों। सिंप्लीफाई करो, कितना आ रहा है? पाई बाय 4। सो 45 डिग्रीज कितना हो जाएगा अपने पास? पाई बाय 4। अगला कौन सा प्यारा एंगल होता है अपने पास? 60। 60 कितना हो जाएगा? देखो 60 डिग्रीज विल बी इक्वल टू 60 पाई बाय 180 पाई बाय 3 रेडियंस। 90 डिग्रीज कितना हो जाएगा? 90 डिग्रीज 90 इंटू पाई बाय 180 पाई बाय 2, और 180 डिग्रीज तो पाई हो ही जाएगा। ठीक है, देखो और भी डिग्रीज को अपन रेडियंस में कन्वर्ट करा सकते हैं, बट मैंने पहले ये वाले डिग्रीज को लिए 0, 30, 45, 60, 90 एंड 180, बिकॉज ये अपन को याद होने चाहिए, है ना। और आगे जब अपन कोशिश करेंगे तो धीरे धीरे करके याद हो जाता है, बिकॉज बहुत बार अपन यूज करेंगे। एज आई सेड 11th एंड 12th में जब अपन ट्रिग्नोमेट्री करते हैं, अपन डिग्रीज की जगह रेडियंस में ज्यादा खेलते हैं। तो 0 डिग्रीज 0, 30 पाई बाय 6, 45 पाई बाय 4, 60 pi by 3, 90 pi by 2, 180 is pi radians, right? So 90 pi by 2, 60 pi by 3, 30 pi by 6, 45 pi by 4, and 0 is 0. तो 0 को याद करने का जरूरत नहीं है। 30, 45, 60, 90 ना, ये चार अगर आपको याद रहेंगे तो बाकी सब भी निकल जाएंगे। तो ये चार, राइट, कोशिश करो कि तुम्हें याद हो जाए। जितना जल्दी याद हो जाएंगे उतना जल्दी कंफर्टेबल हो जाओगे। और अगर नहीं याद हो, या मान लो एग्जाम में कई बार होता है ना कि अपन को स्ट्राइक नहीं करता, क्या था यार, पाई बाय 3 था कि पाई बाय 6 था। तो अपन क्या करते हैं, पाई कितना होता है? 180, 180 बाय 3 कितना होगा? 60। तो ये तो 60 है और ये 30 है। सो कन्वर्जन्स फटाफट से कन्वर्ट करते जाओ, मैं लिखता जाता हूँ एंगल्स को। पहले मैं डिग्रीज लिख रहा हूँ, डिग्रीज को रेडियंस में कन्वर्ट कराना है, ठीक है। सो अभी 10 डिग्रीज कितना हो जाएगा? 10 डिग्रीज फटाफट बोलो। 10 डिग्रीज pi upon 18. बढ़िया। तो फिर अगला निकाल, 40 डिग्रीज। फोर्टी डिग्रीज कितना हो जाएगा? ज्यादा एक क्यों लग रहा है? 40 डिग्रीज इज 2 पाई बाय 9। 40 डिग्रीज कैसे निकालेंगे अपन? 40 डिग्रीज को रेडियंस में कन्वर्ट कराना है, सो पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 0 से 0 गया, 2 2 ज़ा 4, 2 9 ज़ा, अब और तो कैंसिल होगा नहीं ना, नीचे 9 है ऊपर 2 है, सो 2 पाई बाय 9, सो 2 पाई बाय 9। ठीक है, अगर कभी पाई की वैल्यू डालने का मन हुआ तो डाल देना 22/7 या 3.14, कोई टेंशन नहीं है ना। बट नॉर्मली अपन इसी फॉर्म में आंसर को रखते हैं। 40 डिग्रीज कितना हो जाएगा? 2 पाई बाय 9। हाँ, कोई कुछ बोल रहा था क्या? यस सर। सर रेडियन की वैल्यू होल नंबर में नहीं आता क्या कभी? क्यों मतलब नहीं? अभी फ्रैक्शन में आ रहा है, राइट? हाँ, क्यों नहीं आ सकता? आ जाएगा, बोल। ये ले, मैं भी बहुत स्मार्ट हूँ। 180 बाय पाई डिग्रीज अभी कितना होगा? 180 बाय पाई इंटू पाई बाय 180। रेडियंस कितना हो गया? 1 आ गया ना। यस। उधर डिग्रीज में भी तो अपन वही कर रहे हैं ना। डिग्रीज में अपन क्या ले रहे हैं? 40 डिग्रीज, 10 डिग्रीज, 15 डिग्रीज। मैं डिग्रीज भी तो पाई में ले सकता हूँ, पाई भी तो एक वैल्यू हुई है, राइट। मैं ऐसे तो बोल सकता हूँ ना, पाई बाय 3 डिग्रीज। सो पाई बाय 3 डिग्रीज इज डिफरेंट, इट्स नॉट 60, है ना। बी माइनस का 100 डिग्रीज, सो माइनस का 100 वुड बी माइनस का 100 इंटू पाई बाय 180, 5 पाई बाय 9। 135 डिग्रीज, 135 डिग्रीज कितना हो जाएगा? 135 इंटू पाई बाय 180। 135 is 45 threes are, this is 45 fours are,
3π/4। देखो रेडियंस या डिग्रीज है ना, आंसर कैसा भी हो सकता है। डिग्रीज में भी जैसे अपन हमेशा मोस्टली रहते हैं 10 डिग्रीज लेते हैं, कभी अपन 10 डिग्रीज 15 मिनट्स वैसा नहीं लेते ना। 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स, है ना, वो सब अपन नहीं करते। या फिर 10.5 डिग्रीज या फिर पाई डिग्रीज, वो अपन कभी यूज नहीं करते बिकॉज वो आते नहीं है। अपन हमेशा 10, 40, 15, 17 वैसा यूज करते हैं। तो अगर वह इधर पाए करोगे तो इधर तुम्हारे पास रेडियंस भी नंबर आ जाएगा। रेडियंस नंबर्स में भी आते हैं, बिल्कुल आते हैं। जैसे 1 मैंने अभी निकाला, 2, 3, 4, -2, -5 रेडियंस भी होता है ना। जैसे अपन उल्टा कर लेते हैं ना, अभी एक एग्जांपल मान ले किसी ने बोला 10 रेडियंस की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। सो 10 रेडियंस कितना हो जाएगा, अभी अपन को फॉर्मूला चाहिए होगा वापस से। अपन क्या बोलते हैं, पाई रेडियंस इज इक्वल टू 180 डिग्रीज, है ना। सो 1 रेडियन इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 180/पाई डिग्रीज, ठीक है। सो 10 रेडियंस कितना हो जाएगा, 180/पाई इंटू 10 डिग्रीज। तो अब देख मेरा आंसर कैसा आ गया, 1800/पाई डिग्रीज, ऐसे लिख लो। अभी देख रहा डिग्रीज में आ गया ना अजीब सा। मेरे पास रेडियंस कितना था, 10 रेडियंस किसके बराबर आ गया, 1800/पाई डिग्रीज के बराबर आ गया। आया समझ में। तो अगर रेडियंस को डिग्रीज में कन्वर्ट कराना है, डिग्रीज को रेडियंस में कन्वर्ट कराना है, तो अपन बड़े प्यार से ऐसे कन्वर्जन्स भी करा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं कन्वर्जन्स में। Sir, are radians also divided into minutes and seconds? बिल्कुल, वो भी हो सकते हैं। अभी अपन का आते हैं रेडियंस और डिग्रीज। चलो अभी रेडियंस का डेफिनेशन समझते हैं। रेडियंस का डेफिनेशन समझने के लिए हमें सर्कल्स पढ़ना पड़ेगा थोड़ा सा। सर्कल में क्या था, थोड़ा बहुत सर्कल्स अपन ने किया है 9th 10th में, है ना। सर्कल ऐसा दिखता है, ये सेंटर होता है, सेंटर से इसको ज्वाइन कर दोगे तो ये अपना आर होता है, विच इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। लेट्स से ओ इज द सेंटर। अब ओ से मैं सर्कमफेरेंस के किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस निकाल दूं, हमेशा आर ही आएगा ना, रेडियस ही आएगा। सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल कितना होता है, सर्कमफेरेंस मतलब पेरीमीटर। सर्कल का पेरीमीटर कितना आता है, पाई आर 2πr, 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 है ना। एरिया ऑफ अ सर्कल कितना आता है, पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। लेंथ ऑफ एन आर्क कैसे निकालते हैं, लेंथ ऑफ एन आर्क मतलब कि अगर मान लो मेरे पास एक सर्कल है, तो मैंने बोला कि सर्कल के ऊपर यहाँ पे पॉइंट ए है, यहाँ पे पॉइंट बी है, distance between 2 points. ठीक है। तो अभी ए बी डिस्टेंस निकालना है, कैसे निकालोगे लेंथ ऑफ एन आर्क, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। कौन बोला, गलत है वो आंसर। 2 पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस निकालते हैं तो अपन क्या करते हैं, स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करते हैं, है ना। सो अगर मैं ए और बी के बीच का डिस्टेंस निकालूंगा तो मेरे पास सर आर्क का या सेगमेंट का, आर्क का पूछे ना लेंथ ऑफ एन आर्क, तो ये तो सर। एक थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। बढ़िया। अब मुझे प्रूफ बता दे कैसे आया, आज मेरा दिन बन जाएगा वरना। सॉरी सर। इसका प्रूफ बता दे कैसे आया, थीटा अपॉन 360 इंटू 2πr। तो मैं वही कहता, मेरे को प्रूफ बता देगा, मेरा दिल एकदम खुश हो जाएगा। सोच आएगा, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल सा प्रूफ है, 1 स्टेप प्रूफ। Sir, total circumference of circle is 2 pi r and circle is 360 degree. एकदम सुपर आदित्य, थैंक यू सो मच मेरा मूड बनाने के लिए। राइट, सो आई एम हैप्पी नाउ। देखो पूरा सरकमफेरेंस कितना होता है, 2πr, ऐसे समझो ये पूरा 2πr है ना। और ये पूरा का पूरा लेंथ आपने डिस्ट्रीब्यूट किस पे किया है, 360 डिग्रीज पे, है ना। देखो मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, इमेजिन करो
है ना, मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, मैं पूरा वॉक करके आऊंगा तो कितना वॉक हो जाएगा 2πr, एंगल कितना घूमा मैं 360, इसका मतलब 360 डिग्रीज इज 2πr, है ना, इक्वल टू नहीं है, इट इज रिजेंबल कि आप 360 घूमोगे मतलब आप 2πr घूमोगे। सो अगर आप 1 डिग्री घूमोगे सो 2πr बाय 360 घूमोगे, अगर 1 डिग्री आप घूमे तो आप 2πr बाय 360 है ना प्रोपोर्शन। अभी ये एंगल मान लो थीटा है, तो अगर मैं ए से बी जाऊं या बी से ए जाऊं तो मैं कितना ट्रेवल किया मैंने एंगल में थीटा, सो थीटा डिग्रीज के लिए कितना हो जाएगा थीटा इंटू 2πr अपॉन 360। देखो आया समझ में, इसलिए अपन बोलते हैं कि लेंथ ऑफ एन आर्क कितना होगा, लेंथ ऑफ एन आर्क होगा थीटा अपॉन 360 इंटू 2πr, है ना, पूरा सर्कल इज 2πr विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर 360। तो अगर आप थीटा लोगे तो सेम प्रोपोर्शन निकाल दिया मैंने, और कुछ किया ही नहीं मैंने। सिमिलरली अगर तुम एरिया ऑफ अ सेक्टर निकालो, एरिया ऑफ अ सेक्टर मतलब ये कितना एंगल हो रहा है, ठीक है। अब देखो पूरा एरिया कितना है, फिर से पाई आर स्क्वायर, ये निकाला था ना अपन ने पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर एरिया कितना एंगल पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है 360 पे, मुझे कितना एंगल पे निकालना है थीटा पे, तो कितना हो जाएगा वापस से थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो इसके थ्रू अपन एरिया ऑफ सॉरी लेंथ ऑफ एन आर्क या फिर एरिया ऑफ अ सेक्टर भी निकाल लेते हैं जब अपन सर्कल्स की बात करते हैं। नाउ 1 रेडियन, इसमें किसी को डाउट नहीं है ना यहाँ पे, है ना, ये तो मैंने पुराना रिवाइज कराया बस, है तो फिर भी पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं है, अपनों में क्या शर्म नहीं है ना, सबको क्लियर है। यस सर। चलो अब देखो, अब मैं समझाता हूँ 1 रेडियन का मतलब क्या होता है या रेडियन डिफाइन कैसे करते हैं। 1 रेडियन इज इक्वल टू एंगल subtended by an arc of a circle. 1 radian is equal to the angle subtended by an arc of a circle whose length is equal to r or radius. ये है अपने रेडियन का डेफिनेशन कि एक रेडियन का मतलब क्या होता है। एक रेडियन का मतलब होता है कि अगर एक आर्क जिसकी लेंथ रेडियस के बराबर होगी वो सेंटर पे जितना एंगल बनाएगा, वो सेंटर पे जितना एंगल बनाएगा उस एंगल को अपन बोलेंगे 1 रेडियन। तो जब 1 रेडियन डिफाइन करा गया तो 1 रेडियन को इस तरह से डिफाइन करा गया। तो अगर मैं इसका ग्राफ बना के देखूं तो कैसा होगा, देखो मतलब ज्योमेट्रिकली अगर मैं समझूं इसको कि 1 रेडियन होता क्या है। तो अभी इसका यहाँ से एक सेंटर होगा, ठीक है। सो यहाँ पे वो एंगल थीटा, राइट, ये आर है, ये भी आर है, और ये जो ए बी है आर्क ऑफ द सर्कल, इस आर्क ऑफ द सर्कल की वैल्यू, राइट, जब दोनों ए बी पास में होंगे तो 0 होगा, जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे बढ़ता जाएगा, तो एक पॉइंट पे आके ये लेंथ आर बन जाएगी, है ना। जब ये लेंथ आर बन जाएगी तब जो एंगल बन रहा होगा ना सेंटर पे, मतलब ए बी को जब आप सेंटर से ज्वाइन कर दोगे, ये जो थीटा बन रहा होगा दिस थीटा वुड बी 1 रेडियन। इसको अपन ने 1 रेडियन बोला कि ये अपना 1 रेडियन होना चाहिए। सर इधर लेंथ ऑफ आर्क का आर का मतलब क्या है? लेंथ ऑफ आर्क रेडियस के बराबर होनी चाहिए। ओके। लेंथ ऑफ आर्क जब रेडियस के बराबर होगी तो जो वो एंगल बन रहा होगा दैट एंगल इज 1 रेडियन। अब देखो, अब तुम्हें समझ में आएगा कहाँ से मैं वो लेके आया था पाई रेडियस इज इक्वल टू 180 डिग्रीज, है ना।
अब देखो उसका प्रूफ आ जाएगा तुम्हारे पास। सो अभी रेडियन का डेफिनेशन समझ में आया ना? कोई अगर तुमसे कभी पूछता है कि भैया रेडियन को डिफाइन करो, रेडियन होता क्या है, तो भैया कुछ नहीं, सर्कल पे एक आर्क जिसकी लेंथ रेडियस के बराबर होगी, वो सेंटर पे जितना एंगल बनाएगा ना, उस एंगल को हम 1 रेडियन बोलते हैं। सो अभी देखो लेंथ ऑफ एन आर्क अभी अपन ने निकाला, लेंथ ऑफ एन आर्क अपन ने कितना निकाला, थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। ये था लेंथ ऑफ एन आर्क, थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। और अपन यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, अगर ये लेंथ ऑफ द आर्क आर के बराबर हो जाए तो जो थीटा तुम्हारा होगा दैट इज 1 रेडियन। अब गौर से देखो, 360 को मल्टीप्लाई कर दो, थीटा इंटू 2 पाई आर इज इक्वल टू 360 डिग्रीज है ना, ये 360 डिग्रीज इंटू आर, आर से आर कैंसिल, 2 से ये कैंसिल। सो थीटा कितना हो जाएगा अपने पास, 1 रेडियन। सो ये कितना हो जाएगा इधर देखो, 1 रेडियन इंटू पाई, सो पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। आया समझ में? रिजल्ट अपने पास आया कहाँ से, ये आया है रेडियन की डेफिनेशन से, और रेडियन की डेफिनेशन ये है। सो रेडियन की डेफिनेशन क्या हुई कि आप किसी भी सर्कल पे अगर एक आर्क लो जिसका लेंथ, आर्क का लेंथ रेडियस के बराबर हो, वो आर्क सेंटर पे जो एंगल बनाएगी ना, दैट एंगल वुड बी 1 रेडियन। मैं उसको 1 रेडियन बोलूंगा, है ना? अभी सोच के देखो, जैसे अपन बोलते हैं 1 किलोग्राम, सो 1 किलोग्राम अपन ने डिफाइन किया ना कि इस मास को मैं हमेशा 1 किलोग्राम बोलूंगा। तो अब आप इससे कंपेयर कर लो चीजों को। वैसे ही 1 रेडियन अपन ने डिफाइन किया कि 1 रेडियन होता है क्या, 1 रेडियन ये होता है। अब बाकी सारे एंगल्स में इस रेडियन के कंपैरिजन में निकाल लूंगा। सो पाई रेडियंस इज इक्वल टू 180 डिग्रीज, एरिया ऑफ अ सर्कल, circumference of a circle, length of an arc, area of a sector, conversion, right? और एंगल्स पॉजिटिव नेगेटिव। देखो यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट है तो बोलो, कोई भी दिमाग में डाउट आ रहा है, यहाँ का आ रहा है, बाहर का आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, चलेगा। और नहीं आ रहा है फिर तो और ही बढ़िया, अपन आगे चलते हैं। यहाँ तक किसी को डाउट है? नो सर। चलो अब देखो, कभी कभी क्वेश्चंस कैसे आ जाते हैं, वो तुमसे पूछ लेगा the angles of a quadrilateral, angles of a quadrilateral are in the ratio 1:2:3:4. Find them in radians. ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक क्वाड्रिलेटरल के एंगल्स है वो सारे रेडियंस, सॉरी 1:2:3:4 के रेशियो में है। रेशियो का मतलब क्या हो जाता है, जब मैं उन दोनों एंगल्स को डिवाइड कराऊंगा तो 1:2:3:4 आया होगा, है ना? हमें उन एंगल्स को निकालना भी है और उनको रेडियंस में कन्वर्ट भी कराना है। अब देखो क्वाड्रिलेटरल के एंगल्स की बात कर रही है ना? सो कोई भी क्वाड्रिलेटरल के अपन चारों एंगल्स का सम निकालेंगे तो कितना आता है सम? 360। 360 पक्का? यस सर। तो ये एंगल, ये है ना क्वाड्रिलेटरल के एंगल्स, इन चारों का सम कितना आ रहा है? 360। और ये सब किस रेशियो में? 1:2:3:4। तो अगर एंगल इसको मैं x बोलूं तो ये 2x, ये 3x और ये 4x हो जाएगा ना, बिकॉज सब 1:2:3:4 के रेशियो में आने चाहिए। देखो a और b का रेशियो निकालो, 1:2 आएगा, b और c का निकालो 2:3 आएगा, c और d का निकालो 3:4 आएगा, वही दिया हुआ है मुझे। तो चारों एंगल्स आ गए अपने पास। अब इन चारों एंगल्स का सम कितना दिया उसने? 360, जैसा अबूजार ने बोला। तो मैं उसकी बात पे विश्वास कर लेता हूँ और इसको 360 डिग्रीज कर देता हूँ। सर गलत है क्या? अगर गलत होता तो मैं लिखता क्या? नहीं लिखता ना। अच्छा। तो कितना हो जाएगा? 10x इज इक्वल टू 360 डिग्रीज। सोच के देखना, वरना मैं गलत हो ना कैलकुलेशन करूंगा। x इज इक्वल टू 30 डिग्रीज, 36 डिग्रीज आ गया। x अपने पास
36 डिग्रीज, तो अपने पास एंगल ए कितना हो गया 36 डिग्रीज, एंगल बी कितना हो गया 2x, है ना, तो 72 डिग्रीज, एंगल सी कितना हो गया 3x, सो 36 3 जा 108, एंगल डी कितना हो गया 36 4 जा, सो 144 डिग्रीज। आ गया एंगल ए बी सी डी, लेकिन डिग्रीज में आए, उसने अपन से क्या पूछा है रेडियंस में निकाल के दो, तो रेडियंस में भी निकाल देंगे। डिग्रीज को रेडियंस में कैसे कन्वर्ट कराएंगे, पाई अपॉन 180 इंटू 36, है ना, तो ये 36 6 6 जा 6 30 जा, है ना, 6 5 जा हो गया कैंसिल, राइट, ये कितना बन गया पाई बाय 5, तो 72 ये कितना हो जाएगा पाई बाय 180 इंटू 72, सो बेसिकली 36 का ट्वाइस है ना, तो इसका ट्वाइस हो जाएगा, सो ये 2 पाई बाय 5 बनेगा, ये कितना हो जाएगा पाई बाय 180 इंटू 108, ये 36 का थ्राइस था, है ना, तो ये इसका 3 टाइम्स बन जाएगा 3 पाई बाय 5। चाहो तो कैंसिल करके चेक कर लो, 3 पाई बाय 5 5 ही आ रहा होगा, है ना, ये कितना हो जाएगा पाई बाय 180 इंटू 144। अभी कैसा है ना, मैं ये निकाल चुका हूँ, तो मैं क्यों मेहनत करूँ बार बार, तो मुझे मालूम है 4 पाई बाय 5 आएगा। अगर सिर्फ इसको निकालना होगा तो फिर कैंसिल करेंगे अपन ऊपर नीचे से, 4 का मल्टीपल कैंसिल करेंगे, फिर 3 का मल्टीपल कैंसिल करेंगे, एंड सो तो अपने पास आ जाएगा 4 पाई बाय 5। तो अब देखो अपने पास एंगल्स क्या आ गए, पाई बाय 5, 2 पाई बाय 5, 3 पाई बाय 5 एंड 4 पाई बाय 5, ये हो गए चारों के चारों एंगल्स रेडियंस में फॉर अ कोऑर्डिनेट। अब यहाँ पे मुझे एक और इंटरेस्टिंग चीज याद आई, देखो जेई में काम आ जाती है बहुत बार, what is the sum of interior angles of a n-sided polygon। देखो पॉलीगन का मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो ये मुझे समझाओ, पॉलीगन क्या होता है, many sides, n-sided मतलब पॉलीगन मतलब होता है क्या, व्हाट डू यू मीन बाय पॉलीगन, n साइड्स, ठीक है, मतलब आप ऐसा कुछ भी क्लोज फिगर बनाओगे n साइड्स के साथ में, है ना, तो स्मॉलेस्ट पॉलीगन कौन सा है, फटाफट बोलो, triangle, पॉलीगन, बहुत ही बढ़िया, ट्राइंगल, राइट, ट्राइंगल के कितने साइड्स होते हैं 3 साइड्स, और सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स कितना होता है, 180, ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्रीज, बहुत ही बढ़िया, राइट। नाउ फिर सेकंड कौन सा बनता है, क्वाड्रिलेटरल, उसके साइड्स 4 होते हैं, उसका एंगल का सम कितना बोला इसने, अभी बोला 360। अगला क्या होगा 5 साइड्स वाला, 5 साइड्स वाले का नाम क्या होता है, hexagon, नहीं, 5 साइड्स वाले का, pentagon, पेंटागन, बिल्कुल पेंटागन, 6 साइड्स होंगी तो अभी, hexagon, ठीक है, Hexagon. हेक्सागन, 7 होगी तो हेप्टागन, 8 होगी तो ऑक्टागन, Octagon. 9 होगी तो डेकागन। वो बढ़िया, 10 का है, नहीं, अच्छा वो 9 का ही है क्या, हाँ 10 का क्या होता है, डेका डेकागन, कौन? ठीक है, यहाँ तक बहुत Decagon. हाँ, इससे तो नाम अपन को याद भी नहीं रखने। अभी देखो ये सारे नाम हो गए अपने पास, तो स्मॉलेस्ट पॉलीगन तुमने मुझे बताया ट्राइंगल, लार्जेस्ट पॉलीगन बताओ मुझे कौन सा होता है, लार्जेस्ट, लार्जेस्ट पॉलीगन की साइड्स कितनी होंगी, infinite, कितनी, finite, इनफाइनाइट, सो इनफाइनाइट साइड वाला पॉलीगन बनाओ एक बार, circle, सर्कल, बहुत बढ़िया, सर्कल, राइट, सो लार्जेस्ट पॉलीगन जो तुम्हारा होता है वो तुम्हारा बन जाता है सर्कल। तो सर्कल इज ऑल्सो बेसिकली अ पॉलीगन, लेकिन वो साइड्स इनफाइनाइट है ना, वो इतनी छोटी 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 है कि वो एक सर्कल जैसा दिखता है, अदरवाइज वो है तो पॉलीगन ही, ठीक है। अब चलो ये तो आ गया अपने पास, अब यहाँ पे तो सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स अपन ने बता दिया 180, यहाँ पे बता दिया 360, है ना। अब यहाँ क्या बताओ एन साइड के लिए, चलो पेंटागन का मालूम है कितना होता है किसी को,
हेक्सागन शायद मालूम होगा, हेक्सागन में, हेक्सागन अपना ऐसा होता है, अभी तुम 11 12 में ना भर भर के पढ़ोगे। हेक्सागन इज अ बेंजीन, बेंजीन बोलते हैं इसको, है ना, मतलब साइक्लोहेक्सेन भी बोलते हैं, बट नॉर्मली अपन बेंजीन बोलते हैं, तो काम आएगा तुम्हारे। तो एनीवेज, बोलो सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, ट्रायंगल का तुम्हें पता है, क्वाड्रिलेटरल का तुम्हें पता है, आगे क्या करूँ, पेंटागन आया तो, हेक्सागन आया तो, देखो तरीका भी बताता हूँ याद रखने का, है ना, कैसे, बिकॉज मेरे को याद नहीं रहता है। मैं हमेशा क्या करता हूँ, देखो 3 साइड्स होती है तो 180 आया, 4 साइड होती है तो कितना आया, 2 इंटू 180 आया, है ना। सो जब 3 साइड थी तब कितना आया मेरे पास, 1 इंटू 180। सो 3 था तो 1 आया, 4 था तो 2 आया, 3 था तो 1 आया, इसका मतलब n माइनस 2 इंटू 180। देखो 3 डालोगे तो 3 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 1, सो 180 आ जाएगा। 4 डालोगे तो 4 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 2, सो 2 इंटू 180 360 आ जाएगा। तो फॉर्मूला याद रह जाता है। तो सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स फॉर अ n साइडेड पॉलीगन इज n माइनस 2 इंटू 180 डिग्रीज। अगर आपको पेंटागन का निकालना है सारे इंटीरियर एंगल्स का सम, तो n को 5 डाल दो, 5 माइनस 2 इंटू 180 डिग्रीज हो जाएगा। ठीक है, ये याद रखना है ना, बिकॉज बहुत बार बुक्स में गिवन होता नहीं है, और जेई वाले ना हमेशा पूछ लेते हैं छोटी मोटी बातें हैं, अपन को यही, अगर मान लो क्वेश्चन में सब कुछ सॉल्व कर दिया, लेकिन ये तो पता ही नहीं यार हेक्सागन में एंगल्स का सम कितना होता है, तो बैंड बच जाएगा ना अपना, तो ध्यान रखना इसको। अभी मुझे एक और बताओ, अभी अपन बात ही कर रहे हैं पॉलीगन की, तो मुझे एक और नाम याद आया, रेगुलर पॉलीगन का मतलब क्या होता है? One with equal sides, equal length of. रेगुलर पॉलीगन, राइट, बहुत ही बढ़िया। रेगुलर पॉलीगन इज ऑल दी साइड्स आर इक्वल। अभी देखो क्वाड्रिलेटरल अपन ने लिया तो अपनी साइड इक्वल थोड़ी ना होती है, कैसी भी हो सकती है। पेंटागन कैसा भी हो सकता है, आड़ा टेढ़ा। हेक्सागन कैसा भी हो सकता है, आड़ा टेढ़ा। एक साइड छोटी एक साइड बहुत बड़ी, 5 साइड बननी चाहिए अपने पास, है ना। जैसे ये अभी ये भी पेंटागन ही बन गया ना। और एक पेंटागन देखो ये बनाया मैंने, ये वाला कितना प्यारा सा पेंटागन है, सारी साइड्स बराबर है। ठीक है, सो रेगुलर पॉलीगन क्या होता है, रेगुलर पॉलीगन होता है अ पॉलीगन whose all sides are equal। इफ ऑल साइड्स आर इक्वल मतलब सिमेट्री आ गया, तो ऑल साइड्स आर इक्वल मतलब ऑल एंगल्स आर आल्सो इक्वल। सो रेगुलर पॉलीगन, कभी क्वेश्चन में ना लिखा हुआ रहता है कि इट इज अ रेगुलर पॉलीगन। सो रेगुलर पॉलीगन मींस ऑल साइड्स एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, सो अगर कभी रेगुलर पॉलीगन बोला तो क्या हो जाएगा, सारी की सारी साइड्स और एंगल्स सब इक्वल हो जाएंगे। सो अगर कई बार ऐसे पूछ लेता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन ऑफ साइड 10। फाइंड द इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन ऑफ साइड 10। तो अब साइड 10 है तो अपने पास सम कितना बन जाएगा, 8 इंटू 180, और 10 एंगल्स होंगे, और रेगुलर बोला मतलब सबके सब इक्वल भी होंगे। सो 8 इंटू 180 डिवाइड बाई 10, सम को डिवाइड कर दो 10 से, तो आपके पास हर एक एंगल की वैल्यू आ जाएगी, विच इज 8 इंटू 18, आया समझ में, विच इज 144। तो अगर कभी भी मुझे रेगुलर पॉलीगन के एंगल का वैल्यू निकालना है तो मैं क्या करूंगा, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स डिवाइडेड बाय n कर दूंगा। ठीक है, रेगुलर पॉलीगन में। अगर रेगुलर गिवन नहीं तो मत करना, अगर रेगुलर गिवन नहीं है तो देखो आपके एंगल्स अलग अलग आएंगे सब, है ना। सिर्फ रेगुलर पॉलीगन में सब सेम आता है, इसलिए अपन नंबर ऑफ वर्टिसेस या नंबर ऑफ साइड से डिवाइड कर देते हैं। सो ये हो गया सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ n साइडेड पॉलीगन। चलो नेक्स्ट इज सम ऑफ exterior angles of a n-sided polygon। n-sided polygon, any idea आंसर क्या आएगा, या पता हो पहले से किसी को? किसी को भी नहीं मालूम है? मोस्टली ये 11th मतलब 10th वाले बच्चों को नहीं पता होता।
इंटीरियर तो फिर भी पता होता है, एक्सटीरियर तो बिल्कुल नहीं पता होता है। अभी देखो मैं सारे केसेस बनाता हूँ। सबसे पहले ट्राइंगल्स में देखते हैं। अच्छा एक्सटीरियर एंगल होता क्या है ये तो पता है, साइड को एक्सटेंड करा दो, है ना, फिर जो एंगल बनेगा वो एक्सटीरियर एंगल होता है। साइड को एक्सटेंड करा दो, साइड को एक्सटेंड करा दो, ये जो एंगल्स बनते हैं इनको अपन एक्सटीरियर एंगल बोलते हैं ना, लेट्स से अल्फा बीटा गामा, ये तो सबको पता है ना। इंटीरियर एंगल तो जो अंदर बना, एक्सटीरियर मतलब एक साइड को आगे एक्सटेंड करा दो, फिर जो आपका एंगल बन रहा है ये वाला, इसको आप बोलते हो एक्सटीरियर एंगल, है ना। सो एक ट्राइंगल में 3 साइड्स हैं तो मेरे को 3 एक्सटीरियर एंगल्स मिलेंगे। तो मैंने यहाँ पे AC को एक्सटेंड कराया, यहाँ पे मैंने AB को एक्सटेंड कराया, यहाँ पे मैंने BC को एक्सटेंड कराया। सो अल्फा बीटा और गामा, तो सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स आप कितना बोलोगे, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा होना चाहिए। अभी होगा कितना, चलो देखते हैं। अभी देखो ये कितना है, ये एंगल A है। अभी देखो ये पूरा तो 180 होगा ना, स्ट्रेट लाइन है। सो अल्फा की वैल्यू में कितना बोल सकता हूँ, अल्फा इज 180 माइनस A, है ना। ये बीटा है और ये एंगल C है, तो बीटा कितना हो जाएगा 180 माइनस C, बिकॉज इन दोनों का सम कितना आना चाहिए, 180 आना चाहिए ना। ये B है तो गामा कितना हो जाएगा 180 माइनस B। सो अभी देखो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा ही होगा ना। इसकी वैल्यू अपन निकालते हैं कितनी आ जाएगी, देखो 180 माइनस A, अल्फा की जगह लिखा, बीटा की जगह लिखा, गामा की जगह लिखा। सो अपने पास कितना हो जाएगा 180 प्लस 180 प्लस 180, दैट इज 3 टाइम्स 180 माइनस A प्लस B प्लस C। अभी A प्लस B प्लस C तो कितना होगा, जो ट्राइंगल के एंगल्स है, ये कितना हो जाएगा 180। तो अपने पास कितना हो जाएगा 3 इंटू 180 माइनस 180, तो अपने पास हो जाएगा 2 इंटू 180। तो अपने पास ट्राइंगल के तो एक्सटीरियर एंगल्स का सम आ गया, कितना होता है 360 डिग्रीज होता है। ये तो आ गया ट्राइंगल के एक्सटीरियर एंगल्स का सम। अभी तो अपन को बहुत आगे जाना है ना, अभी तो अपन को क्वाड्रिलेटरल का निकालना पड़ेगा, फिर उसके बाद अपन उसको जनरलाइज करेंगे और एन साइडेड का निकाल पाएंगे। चलो एक काम करते हैं, क्वाड्रिलेटरल भी लेते हैं। सो कोई भी रैंडम सा क्वाड्रिलेटरल बना दिया मैंने, ठीक है, दिस इज A, दिस इज B, दिस इज C, दिस इज D। सो अभी एक्सटीरियर एंगल कैसे निकालेंगे, साइड को एक्सटेंड कराएंगे। तो मैंने यहाँ AB को एक्सटेंड कराया, यहाँ BC को कराया, यहाँ CD को कराया और यहाँ BA को करा दिया। ये मेरे पास एक्सटीरियर एंगल्स हो गए, इनको नाम दे दो अल्फा बीटा गामा डेल्टा। So, अभी मुझे सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स अगर निकालना है क्वाड्रिलेटरल, सॉरी सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स, तो जितने वर्टिसीज होंगे उतने एक्सटीरियर एंगल्स आएंगे आपके पास, अल्फा बीटा गामा डेल्टा, है ना। ट्राइंगल में 3 था, क्वाड्रिलेटरल में 4 होगा, पेंटागन में 5 होगा, एंड सो ऑन। इन चारों का सम निकालना है। अब देखो इन चारों का सम अपन कैसे निकालेंगे, वही काम करेंगे। ये एंगल कितना है, D है, तो गामा कितना हो जाएगा, गामा हो जाएगा 180 माइनस B, क्योंकि इन दोनों का सम 180 होना चाहिए ना। ये बीटा है और ये C है, तो बीटा कितना हो जाएगा 180 माइनस C। ये अल्फा है और ये एंगल B है, ये एंगल B है ना, तो अल्फा कितना हो जाएगा 180 माइनस B, क्योंकि ये भी 180 होना चाहिए, स्ट्रेट लाइन है। ये डेल्टा है और ये एंगल A है, तो डेल्टा कितना हो जाएगा 180 माइनस A। देखो एक्सटीरियर एंगल तो हमेशा कितना होगा, अंदर वाला A है तो बाहर वाला 180 माइनस A होगा। तो यहाँ पे भी देखा, यहाँ पे भी देखा, कोई भी पेंटा मतलब कोई भी पॉलीगन ले लो सेम ही रहेगा। अभी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा की वैल्यू निकालते हैं। सो अल्फा का आ गया अपना, ये रहा अल्फा, अल्फा कितना है 180 माइनस B। बीटा का लिया अपन ने ऊपर वाला 180 माइनस C। गामा का लिया 180 माइनस B और डेल्टा का लिया 180 माइनस A। कितनी बार 180 लिखा हुआ है, 4 टाइम्स, सो 4 इंटू 180 माइनस A प्लस B प्लस C प्लस D, है ना। ऑर्डर चेंज कर दिया मैंने, बात तो वही ना, एडिशन में A प्लस B लिखा है, B प्लस A लिखो, क्या ही फर्क पड़ता है तो सम ही ना B C D A का। अब इन चारों का सम मतलब ये तो इंटीरियर एंगल से मेरे क्वाड्रिलेटरल के, इन चारों का सम कितना होता था 360 होता था। 360 मतलब 2 इंटू 180, कितना आ गया अपने पास आंसर
2 into 180 which is 360. अब देखो चेहरे पे एकदम मुस्कान आ गई होगी. ट्राइंगल में सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स निकाला तो कितना आया 360. क्वाड्रिलेटरल में निकाला कितना आया 360. इसका मतलब अब मैं जनरलाइज कर सकता हूँ कि आप कोई सा भी पॉलीगन बना लो, एनी पॉलीगन, चाहे 2-3 साइड हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, 10 हो, 1000 हो, आई डोंट केयर. आप कितनी भी साइड का पॉलीगन बना लो, उसके एक्सटीरियर एंगल का सम is always 360 degrees and it is independent of the number of sides. It is independent of the number of sides. It is always 360 degrees. अपना जो इंटीरियर एंगल्स का सम था वो देखो डिपेंड कर रहा था, वो तो n-2 into 180 आया कि आपका हर एंगल सॉरी हर पॉलीगन का अलग अलग आएगा, n पे डिपेंड करेगा. ट्राइंगल का 180, क्वाड्रिलेटरल का 360 एंड सो ऑन. लेकिन एक्सटीरियर एंगल्स का अगर अपन सम निकालते हैं तो एक्सटीरियर एंगल्स का सम हमेशा कितना आ रहा है 360 आता है. चलो यहां तक क्लियर है सबको? यस सर. चलो फिर अगला कुछ एग्जांपल लेते हैं. तुमने पेंडुलम देखा है कभी? यस सर. है ना, वो ऐसे लटकता रहता है ना, स्लोली स्लोली. सो लेट्स से यहाँ पे से पेंडुलम अपना ये है क्लॉक का पेंडुलम, ठीक, और ये फिफ्टीन डिग्रीज तक एटमैक्स घूम सकता है ना, मतलब 15 डिग्रीज इधर, 15 डिग्रीज इधर. तो सबसे पहले मुझे निकालो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पेंडुलम. इन वन साइकिल. वन साइकिल मतलब जहां से है लेफ्ट गया, राइट गया, वापस वहां पे आ गया. आया समझ में? लेफ्ट गया, राइट गया, वापस वहां पे आ गया. मतलब जहां से स्टार्ट किया था पूरा घूम के वहीं आ गया. दैट इज वन साइकिल. तो वन साइकिल में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा तुम्हारा पेंडुलम, ये तुम्हें निकालना है. और पेंडुलम में ये जो लेंथ ऑफ द रोप है, इसको कुछ भी ले लो, राइट, लेट्स यू टेक इट एज 10 मीटर्स. ठीक है. सो 10 मीटर का वायर है, नीचे एक बॉल है, ये पेंडुलम है. ये पहले एकदम वर्टिकल पे था, अब मैं वन साइकिल बोल रहा हूँ. लेफ्ट गया, राइट गया, वन साइकिल इज डन. तो अब मुझे बताओ कितना डिस्टेंस ट्रेवल्ड कर लिया उस बॉल ने. सिंपल सा क्वेश्चन है. कितना आंसर आएगा? पाई को सिंपलीफाई में 5 pi by 3. पाई की फॉर्म में आंसर चाहिए. 5 पाई बाय 3 आ रहा है क्या? ओके. देखो मुझे ये यहाँ से यहाँ ये लेंथ ऑफ आर की निकालनी है बेसिकली, है ना. अभी देखो पहले मैं एक बार ये निकाल देता हूँ. लेट्स से इस पूरे डिस्टेंस को अपन इसको x बोल देता हूँ, तो ये भी x होगा तो ये भी x ही होगा. सो ये 2x हो जाएगा. सो अभी अपना फॉर्मूला क्या है, थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर. दिस विल बी इक्वल टू 2x. लेंथ कितना है अपना 2x है, तो थीटा कितना है 30 डिग्रीज. सो 30 अपॉन 360 इंटू 2 पाई. आर कितना है, रेडियस इज 10, दिस इज 2x.
है ना, ये तो सेंटर हो गया और ये मेरा सर्कल की जैसे घूमेगा ना, आर्क ऑफ अ सर्कल की जैसे, ये हो गया 2, ये 0 से 0, 3 12 2 5 2 6 सो x कितना आ गया अपने पास 5 पाई बाय 6। ठीक है, अभी ध्यान से समझो कितना तुमने ट्रेवल किया है। देखो यहाँ से तुमने स्टार्ट किया था, है ना, सबसे पहले तुम यहाँ से यहाँ गए, कितना ट्रेवल हो गया x। फिर तुम यहाँ से वापस आए, कितना ट्रेवल हो गया x। फिर तुम यहाँ से यहाँ गए, कितना ट्रेवल हो गया x। फिर तुम यहाँ से यहाँ आए, कितना ट्रेवल हो गया x। तो मेरा डिस्टेंस कितना हो गया 4x। तो मेरा आंसर कितना होना चाहिए 4x। इतना ट्रेवल कर लिया ना उसने, ऐसा था, गया आया गया आया, ये 1 साइकिल हुआ ना। सो 4x, सो 4 into 5 पाई बाय 6, सो 2 3, कितना हो गया अपना आंसर 10 पाई बाय 3। देखो समझ में आया कि नहीं आया वाला क्वेश्चन। यस सर। एक और मजेदार क्वेश्चन कराता हूँ, है ना, पहले उसका सिंपल वाला वर्जन कराता हूँ, फिर थोड़ा सा उसको इंटरेस्टिंग बनाएंगे अपन। अभी कैसा ना, ये वॉल है, ठीक है, सो वॉल के उस तरफ कुछ नहीं है, वॉल के आगे ये पूरा का पूरा ग्रास है। ये यहाँ पे मिड पॉइंट पे मैंने एक हॉर्स को बांध दिया, एक काऊ ले लो यार, हॉर्स की जगह एक काऊ है, ठीक है। सो दिस सर्कल इज अ काऊ, और ये जो रोप है काऊ के गले में बांध रखी है अपन ने, गाय के गले में, है ना। सो ये रोप मान लो 10 मीटर्स की है, और इस पिंक लाइन के इस तरफ सारा का सारा ग्रास है ना, घास है एकदम आराम से मजे से। और ये जहां मैंने रोप दीवार में टाई किया है, मतलब बांधा है, इधर ये वॉल 20 मीटर्स की है, ठीक है, और इधर भी वॉल 20 मीटर्स की है, ठीक है। तो अभी मुझे ये बताओ काऊ जो है वो कितना एरिया घास खा जाएगी। सिंपल, सर एक बार बताइए, घास का मतलब समझा नहीं, फिर घास से है बताइए का? कि अभी देखो ये पिंक वाली दीवार है ना, तो ये जो मैंने ब्लू लाइन बनाई है, मतलब उसके उस तरफ कुछ नहीं है, इस तरफ जिस तरफ गाय है ना उसी तरफ घास है, ठीक है। तो ये यहाँ पे पूरा घास है, ठीक? सब कुछ घास ही घास है और कुछ नहीं। और यहाँ इस पॉइंट पे मैंने गाय को एक रोप से बांध दिया है, रोप का लेंथ 10 मीटर्स का है, और एक काऊ यहाँ पर है। अब एक काऊ जितना दूर चल सकती है उतना दूर चले और घास खाए, ठीक है। ये पॉइंट तो मेरा फिक्स है दीवार में। तो अब ये गाय कितना एरिया घास खा पाएगी, इंग्लिश में बोलूँ क्या, हाउ मच एरिया ऑफ सर वॉल 20 मीटर है क्या? हाँ वॉल 20 मीटर है क्या? हाँ, वो वॉल का लेंथ 20 मीटर है ऑन आइदर साइड, मतलब जहां मैंने रोप को टाई किया तो वॉल इधर भी 20 मीटर तक जा रही है, इधर भी 20 मीटर तक जा रही सर पाई इंटू 20/2 मीटर स्क्वायर। है। एक मिनट, घास में गायब कर दूं यहाँ से। हाँ, कितना पाई इंटू 20/2 मीटर स्क्वायर। 20/2, तो डिवाइड कर देते उसे, यस सर। सो 10 पाई। यस सर। मेरे को समझाना, ये कैसे आया, कौन सा फॉर्मूला लगाया। पाई आर स्क्वायर। सो आर कितना लिया, आर 10 मीटर 10 सो पाई आर स्क्वायर, फिर और क्या लिया, अपॉन 2 सो 10 का स्क्वायर कितना होता है बेटा, 100। आज तक 20 होने लग गया क्या। नहीं सर, मतलब 100। नहीं, मेरे को लगा कि शायद हो गया होगा 10 का स्क्वायर 20, मेरे को अभी तक अपडेट नहीं आया। नहीं सर, वो है ना, एरर कर दिया था। तो वही मैं समझा रहा हूँ, ध्यान से करना, ये छोटी बच्चों वाली गलतियां क्यों कर रहे हो, है ना। वही तो हमारी प्रॉब्लम है, हमें आता सब है, समझ में सब आता है, लेकिन जब करने बैठते हैं तो गलती अपन करते हैं क्लास फर्स्ट वाली, मतलब बड़ी गलती भी नहीं,
एकदम चिंदी छोटी वाली गलती से 10 - 5 कितना होता है 4 सर, वैसा है ना। तो आंसर कितना हो जाएगा पाई इंटू 10 का स्क्वायर बाई 2। सिंपल सी बात है ना, गाय खाएगी कैसे, यहाँ जाएगी 10 मीटर तक, उसके आगे तो जा ही नहीं पाएगी, फिर खाना शुरू करेगी तो एक आर्क में खाएगी ऐसे, है ना। और दिस विल बी अ सेमी सर्कल। तो अपना आंसर कितना हो जाएगा पाई इंटू 10 स्क्वायर बाई 2। देखो इस आंसर में कोई डाउट है किसी को भी, सबको क्लियर है ना, घास गाय है इतना ही खाएगी। अभी मुझे ये बताओ दीवार की लेंथ क्यों दी मैंने 20 मीटर इधर 20 मीटर इधर, उसका क्या फंडा है, वो काम में तो आया नहीं, तो मैं दिया क्यों। हाँ बताओ क्यों दिया। एक अच्छा क्वेश्चन और कराता हूँ, देखो ये तो क्वेश्चन कैसा हो गया अपना आंसर भी आ जाएगा क्वेश्चन आया तो। अभी क्या करेगा ना, कोई क्वेश्चन बनाएगा तो ऐसा बोलेगा गार्डन के बीच में मैंने वॉल बनाई है, गार्डन के बीच में वॉल बनाई है, मतलब दुनिया में हर तरफ ग्रास है, इधर भी ग्रास है, इधर भी ग्रास है, इधर भी ग्रास है और इधर भी ग्रास है, जितना खाना है उतना खाओ, हर तरफ ग्रास है। और यहाँ मैंने एक गाय बांधी, और उस गाय की विड्थ दे दी चेन की 10 मीटर्स, ठीक है। एंड इधर जो वॉल है इट इज 8 मीटर्स सपोज करो, है ना। अब देखो समझो, क्वेश्चन वही है, कंसेप्ट वही है, लेकिन एक छोटे से क्वेश्चन कैसे अपन बहुत इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। वॉल कितनी बनाई है मैंने, 16 मीटर की वॉल बनाई है ना। और बीचों बीच में मैंने गाय बांध दी 10 मीटर की रस्सी के साथ में, और हर तरफ घास है, गाय को जिधर जाना है उधर जाए, खाए घास में, वो टेंशन नहीं है। अब कोई तुमसे पूछे कि फाइंड दी एरिया ग्रेज बाय दी काउ, सो क्या होगा देखो, सबसे पहले तो गाय ना 10 मीटर, ये देखो 8 मीटर यहाँ तक है, गाय यहाँ तक पहुंच जाएगी, है ना, खाती खाती इधर चला दो गाय को, यहाँ तक पहुंच जाएगी ना, ये 2 मीटर डिस्टेंस। और इधर तो इसको 10 मीटर, तो इधर तो देखो ये ऐसा सर्कल में खाएगी पूरा, यहाँ तक पहुंच जाएगी, और ये भी कितना होगा 2 मीटर ही होगा। आया समझ में यहाँ तक, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अभी गलती है छोटी सी, क्या, जब गाय यहाँ पहुंच जाएगी, अपने आप को गाय समझो, देखो इमेजिन कर पाओगे अच्छे से, अपने आप को गाय समझो, और तो अपने गले में ना एकदम रोप बंधा हुआ है, तो अपन चलते 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 यहाँ आ जाएंगे। अभी मेरी 8 मीटर की रस्सी हो चुकी है, 2 मीटर की रस्सी बची मेरे पास, तो मैं 2 मीटर यहाँ आ गया। अब देखो मैं 2 मीटर यहाँ से यहाँ भी जा सकता हूँ, आ रहा है समझ में, ये तो 8 मीटर ही हुई ना, मैं 2 यस सर। यहाँ पे भी खा लूंगा। सो मैं ये 2 मीटर के सर्कल में ऐसे भी खा लूंगा, आ रहा है समझ में, है तो मैं उधर भी एक छोटा सर्कल खा जाऊंगा, है ना। मैं 2 मीटर बचा है ना, मैं इधर उल्टा चल जाऊंगा वॉल के उस तरफ जाके, और 2 मीटर में यहाँ पे भी चढ़ लूंगा, आ रहा है समझ में। तो ये हो जाएगा मेरा एरिया ग्रेस इफ वॉल का लेंथ इज छोटा देन दी रो। इसलिए ऊपर देखो मैं 20 स्पेसिफाई किया था, अगर मैं 20 स्पेसिफाई नहीं करूँ तो फिर डाउट आता है ना कि सर रोप के उधर जाकर भी तो घूम के खा सकती है। अभी कैसा है ना, देखो तो अभी तुम आंसर क्या बोलोगे, 10 मीटर का तो ये सेमी सर्कल हो गया, तो ये हो जाएगा तुम्हारा वही पाई 10 स्क्वायर बाई 2। फिर ये भी तुम्हारा एक सेमी सर्कल हो गया, जिसका रेडियस कितना है 2, तो ये हो जाएगा पाई 2 स्क्वायर बाई 2। और आधा सेमी सर्कल यहाँ पे और आधा सेमी सर्कल यहाँ पे भी होगा, तो इसको इंटू 2 कर दो, ये तो अपना एक ही रहेगा, बस ये अपना आंसर है। देखो भाई बच्चा लोग समझ में आया कि नहीं आया क्वेश्चन, यस सर, आया समझ। है ना। सो ये अपना कहानी खत्म हुआ एंगल का, सर्कल का, आर्क का, एंगल को कैसे मेजर करते हैं। सो आज की क्लास में अभी तक भाई कोई भी किसी भी तरह का डाउट, किसी को परेशानी कुछ है तो बोलो, नहीं है। सो देन थैंक यू सो मच।